Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. हम कवर कर रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जिसमें हम पॉलिटी पोर्शन को कवर कर रहे थे. आज का हमारा टॉपिक है सीबीआई वर्सेस स्टेट्स. ठीक है, ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि सीबीआई और स्टेट्स के अंदर कुछ विवाद हो गए. इसके अंदर केंद्र सरकार, अपने को पता है कि सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है. ठीक है, तो राज्य क्या चाहते हैं कि सीबीआई इंटरफेयर मत करे स्टेट के अंदर. यहाँ पर एफआईआर आप दर्ज करें, यहाँ के मामलों में आप जांच कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरजीह पर, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मामला है. तो हम यहाँ पे सीबीआई के बारे में तो समझेंगे ही, तो यहाँ पर हम संघवाद को भी समझने की कोशिश करेंगे. हम संघवाद के विधायी पोर्शन को कवर करेंगे, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध, क्योंकि संघवाद अपने आप में काफ़ी बड़ा और वाइड टॉपिक है. इसे एक वीडियो के अंदर कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. इसके वित्तीय और प्रशासनिक संबंध हम अलग से टॉपिक में देख लेंगे, और पंचायती राज और नगर पालिकाएं भी हमें अलग से टॉपिक में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में भी काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सीबीआई वर्सेस स्टेट्स सुर्खियों में क्यों था ये? क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि पश्चिम बंगाल के पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को राज्य के भीतर अपराधों की जांच करने से रोकने की पूर्ण शक्ति नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि सीबीआई को जांच करने से स्टेट गवर्नमेंट रोक सकती है, लेकिन ऑलवेज पूरी तरीके से रोकने का स्टेट गवर्नमेंट के पास में पूरा अधिकार नहीं है. पूरी तरीके से सीबीआई को नहीं रोक सकती है. ठीक है, केंद्र सरकार ने, ठीक है, कहा है कि स्टेट सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, वो सीबीआई को जांच करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकती है. क्योंकि ऐसा क्यों कहा कि रोक सकती है? क्योंकि यहाँ पर कई बार सीबीआई को किसी मामले में जांच करने के लिए उस संबंधित राज्य से क्या करना पड़ता है ना? क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है ना? अनुमति लेनी पड़ती है. तो अगर स्टेट चाहे तो वो मना भी कर सकता है, अगर ना चाहे तो वो उसे अलाउ भी कर सकता है ना? तो अब हम थोड़ा सा सीबीआई के बारे में देख लेते हैं. यहाँ पर साइड में दिया ही हुआ है. ठीक है, सबसे पहले सीबीआई का आप मोटो देखिए, इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटेग्रिटी. इंडस्ट्री उद्यम होते हैं, इम्पार्शलिटी होती है भेदभाव नहीं करना, भेदभाव रहितता, और इंटेग्रिटी होती है सत्यनिष्ठा यानी कि ईमानदारी. ये इनका मोटो है. ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं हैं, ये केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है जो किससे रिलेटेड काम करती है? भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों और बड़े आपराधिक मामलों की जांच करती है. ठीक है, किसे? भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की, और कोई बड़े आपराधिक मुद्दे हो जाए, मामले हो जाए, उनसे रिलेटेड भी जांच करती है. उसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता है कि ये कोई कानूनी संस्था नहीं है. ठीक है, ये कोई कानूनी संस्था नहीं है. सीबीआई जो है वो क्या नहीं है? कानूनी संस्था नहीं है. तो इसका मोटो हमने अभी तक देखा है. इसका मोटो जो है वो है इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी. उसके अलावा हमने देखा कि ये जो सीबीआई है ये केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है. तो आई होप इतना पॉइंट आपको समझ आ गया होगा. और ये क्या है? कानूनी संस्था नहीं है. तो इतना पॉइंट आपको समझ आ गया. अब देखिए सीबीआई के निदेशक का चुनाव कैसे होता है, इसको चुना कैसे जाता है? लोकपाल अधिनियम 2013 के अंदर इसको कहा गया है, बताया गया है कि किस प्रकार से सीबीआई के जो अध्यक्ष होंगे, निदेशक होंगे, उसका चुनाव कैसे होगा, उसको कैसे चुना जाएगा. इसका उल्लेख लोकपाल अधिनियम 2013 के अंदर दिया गया है. सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर होती है, अनुशंसा पर की जाती है. एक समिति गठित की जाती है, समिति जिसे रेफर करती है उसे चुना जाता है, उसकी अनुशंसा पर इसे चुना जाता है. तो वो कौन होता है? समिति के अंदर 3 लोग होते हैं. सबसे पहले तो प्रधानमंत्री होते हैं. ठीक है, उसके अलावा लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, ठीक है, विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता. उसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश इस समिति का हिस्सा नहीं बनते हैं तो उनकी, ठीक है, उनके अनुशंसा पर उनके द्वारा मनोनीत किया गया कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो इसके अंदर शामिल हो सकता है. यानी कि ये जो समिति होती है ये 3 सदस्य ही होती है. किसके लिए? सीबीआई के निदेशक को चुनने के लिए. आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा. सीबीआई का उद्देश्य क्या होता है? सीबीआई का ये उद्देश्य होता है कि वो
संविधान और देश के कानून की रक्षा करे, है ना। इसके लिए गहराई से इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है, और अपराधों के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका अच्छे से, है ना, सफल उपयोग कर सके, है ना। पुलिस बल को नेतृत्व दे सके, दिशा निर्देश दे सके और कानून लागू करवाने के लिए राज्यों के अंदर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी सहयोग करे। ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संविधान और देश के कानून की रक्षा करना सबसे बड़ा इसका काम है। अगर कोई मामला आ जाता है तो उसकी गहराई से जांच करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना। अगर कोई ऐसा बड़ा अपराध हो जाता है तो उसके अंदर कानूनों का सफल अभियोग करना, ठीक है। उसके अलावा क्या, पुलिस बल को क्या करना, नेतृत्व देना, दिशा निर्देश देना, क्योंकि इनको स्पेशल क्या मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो इनकी जांच प्रक्रिया कैसी होती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार में इस प्रकार के मामलों की जांच करने का सीबीआई को अधिकार दे सकती है, परंतु संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही ऐसा किया जा सकता है। देखिए, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य में किसी भी प्रकार के मामले की जांच करने के लिए कह सकती है, लेकिन जिस राज्य में केंद्र सरकार ने बोला कि आप इस स्टेट में जाइए, जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल ने ये मुद्दा लेके आए हैं कि वेस्ट बंगाल ने कहा है कि हमने तो सीबीआई से सामान्य सहमति ले रखी है पहले से ही, 2018 से ही, कि आप हमारी अनुमति के बिना यहाँ पर जांच नहीं करेंगे, तो आपने ऐसे कैसे सीबीआई को हमारी अनुमति के बिना यहाँ पर भेज दिया है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मुद्दा है। तो क्या कह रहे हैं, केंद्र सरकार जो है वो राज्य में इस प्रकार के मामले, हमने किस प्रकार के मामले देखे हैं, आपराधिक मामले, है ना, किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले या फिर कोई बड़े मामले होते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित जो मामले होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई जांच करने के लिए केंद्र सरकार कहे तो वो कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कहीं भी इस प्रकार के अपराध होने की जांच सीबीआई को दे सकता है, जांच करने के लिए आदेश निर्देश सीबीआई को दे सकता है, ठीक है। तो अगर केंद्र सरकार ने आदेश नहीं दिया है स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने का, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट बोलती है कि यहाँ की पुलिस से इतनी गहरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, तो ये मामला हम सीबीआई को सौंप देते हैं। तो सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की अनुमति पर, आदेश पर मामला सौंपा जा सकता है। इसके लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। जब आदेश केंद्र सरकार दे, दैट टाइम राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार से सीबीआई को अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को किसी मामले को सौंपता है, तो दैट टाइम सीबीआई को ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टेट से क्या लेने की, अनुमति नहीं लेने की। तो यहीं पे ये पूरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है हमारा, कि जो केंद्र सरकार ने अपनी पॉइंट रखा है कि जो स्टेट है वो सीबीआई को रोकने का पूर्ण अधिकार नहीं रखती है, क्योंकि अगर चाहे तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से सीबीआई को कोई भी मामला सौंप सकता है। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत संघ के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे का उत्तर दे रही थी। अब अनुच्छेद 131 क्या है? अब देखो, अनुच्छेद 131 है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता से संबंधित है। इसके तहत शीर्ष न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच के, देखो यहाँ पर मैं आपको सीधा सा पॉइंट बता देती हूँ। अनुच्छेद 131 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को सुलझा सकता है। राज्य और राज्य के बीच में, अगर दो राज्यों के बीच में अगर या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निपटा सकता है, ठीक है। अगर राज्य और किसी व्यक्ति के बीच में, ठीक है, उसके बीच में भी अगर किसी न प्रकार का कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निपटारा कर सकता है उस विवाद का। ये अनुच्छेद 131 कहता है। तो आज की इस पॉइंट के अंदर हमने पहला आर्टिकल देखा है, वो 131 है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। राज्य ने कई मामले में राज्य में एफआईआर दर्ज करने और जांच करने में सीबीआई के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि जो पुलिस है वो राज्य का विषय है, तो आप राज्य के विषय के अंदर
हस्तक्षेप मत कीजिए। तो यहाँ पर इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल ने कहा है कि उसने वर्ष 2018 में ही सीबीआई से सामान्य सहमति ले ली थी और सीबीआई की कार्यवाही शासन के संघीय ढांचे पर प्रत्यक्ष हमला बोलती है। संघीय ढांचे पर यानी कि आपने जो फेडरल सिस्टम बनाया है आप उसी का उल्लंघन कर रहे हो। आप सीबीआई की जो कार्रवाई करवा रहे हो आप हमारी मर्जी के बिना, तो आप ये फेडरल सिस्टम पर ही किसी न किसी प्रकार से हमला बोल रहे हो। तो ये सामान्य सहमति होती क्या है? सामान्य सहमति का मतलब यही होता है कि आप सरकार से पहले अनुमति ले लीजिए, ठीक है, उस पर अगर आपको कोई मामला देखना है तो किसी स्टेट के अंदर। तो इस प्रकार की सामान्य सहमति किस प्रकार के 8 प्रकार के राज्यों ने ले रखी है सीबीआई से, वो है महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और ये वेस्ट बंगाल तो हमने देख ही लिया। उसके अलावा कुछ और स्टेट्स हैं जिन्होंने सीबीआई से सामान्य सहमति ले ली है, ठीक है। यह हालिया संघर्ष भारत में सहकारी संघवाद पर प्रश्न आरोपित करता है। इसके अतिरिक्त भारत में संघीय व्यवस्था की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता को प्रकट करता है। कि देखिए हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम चलता है। अब ये फेडरल सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब हम फेडरल सिस्टम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई भी अपने राष्ट्र लेते हैं, किसी भी राष्ट्र में केंद्र शक्ति और इसके विभिन्न केंद्र शक्ति के अलग अलग घटकों के अंदर जब केंद्र सरकार की या केंद्र शक्ति का विभिन्न इकाइयों के अंदर विभाजन हो जाता है तो उसे हम सामान्य रूप से संघवाद कहते हैं। देखिए अब ये सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर स्टेट है, ठीक है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब इसके पास में जो शक्तियां हैं, जैसे इसके पास में विधायी शक्तियां हैं और इसके पास में कार्यकारी शक्तियां हैं, ठीक है। कार्यकारी, हमारे देश में 2 प्रकार की शक्तियों का विभाजन है, न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं है। वो तो हमें पता ही है कि वो हायरार्की चलती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, इस प्रकार से चलता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी शक्तियों का जब विभिन्न इकाइयों के अंदर बंटवारा हो जाए कि अब देखो विधायी शक्तियां स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलती है, वो भी कानून बना सकती है किसी न किसी मुद्दे को लेकर। और ये मुद्दे किस में दिए होते हैं, ये विषय किस में दिए होते हैं, सूचियों में दिए होते हैं, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके अंदर ये विषय दिए होते हैं। इन विषयों के अंतर्गत आप केंद्र सरकार अपने से संबंधित विषयों पर कानून बनाएगी और राज्य सरकार जो है वो अपने विषयों से संबंधित मुद्दों पर क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। तो ये हो गया इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन। तो समझ आ गया आपको कि किसी भी राष्ट्र, ठीक है, किसी राष्ट्र की केंद्र शक्ति, किसी राष्ट्र की केंद्र जो शक्ति है उस शक्ति का विभिन्न इकाइयों के बीच में विभाजन, ठीक है, बंटवारा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, संघवाद। अब ये जो शक्तियां होती है इसका बंटवारा 3 तरीके से हो सकता है, जैसे संघीय हो सकता है, एकात्म हो सकता है यानी एक के पास में ही रहे, और उसके अलावा अधिसंघ यानी आधा संघ, पूर्ण संघ नहीं, क्योंकि कई बार भारत को भी अधिसंघ की परिभाषा दी जाती है। अब संघीय प्रणाली की अच्छे से विशेषता देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत एक ही भूभाग के शासन को द्विस्तरीय सरकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। देखिए एक ही भूभाग पर, एक ही किसी भी शासन प्रणाली के अंतर्गत एक ही भूभाग के शासन को, एक ही भूभाग के शासन को द्विस्तरीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, द्विस्तरीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे हम संघीय प्रणाली कहते हैं। पॉइंट समझ आ गया। अब एक ही मान लीजिए ये एरिया छोटा पड़ेगा यहाँ पर, तो मैप पूरा बनेगा नहीं। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये हमारा इंडिया है, तो ये भारत है। हमें पता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, उसके अलावा स्टेट्स को भी अलग अलग गवर्नमेंट्स संचालित करती है, वहां पर नियंत्रण करती है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है। तो आप ये पॉइंट समझ गए। संघीय प्रणाली किसे कहते हैं, शासन की ऐसी प्रणाली जिसके अंदर एक ही भूभाग को शासन को द्विस्तरीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता हो। इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है, जो केंद्रीय है, सेंटर सरकार संपूर्ण देश से संबंधित मुद्दों को देखती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो प्रांतीय जो मुद्दे होते हैं उससे रिलेटेड विषयों को देखती है। जो सेंटर सरकार होती है, यहाँ पर
जो राष्ट्रीय सरकार होती है वो राष्ट्र के संबंधी मुद्दों को, राष्ट्र संबंधी मुद्दों को देखती है, और जो राज्य सरकार होती है वो अपने राज्य से या फिर प्रांतीय जो मुद्दे होते हैं उससे संबंधित विषयों को देखती है। ठीक है, इस प्रकार दो सरकारों के मध्य शक्ति के विभाजन का भी दो उद्देश्य है। ये अगर हम शक्तियों का विभाजन दोहरे टाइप पर कर रहे हैं, ठीक है, स्तर पर कर रहे हैं, द्विस्तरीय हम विभाजन कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य भी दोहरा है। सबसे पहले तो देखिए, एक जगह पर शक्ति का क्या नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा, एक जगह पर शक्ति का संकेंद्रण नहीं होगा, है ना। सरकार के एक स्तर पर शक्ति के संकेंद्रण को रोकना, है ना। अगर सारी शक्तियां सेंटर के पास चली जाएगी तो सेंटर अपने अकॉर्डिंग कर लेगा, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रांत थे, तो उनको अगर हमें अपने देश में शामिल करना था तो उनको भी कोई स्वायत्ता चाहिए थी। वो बोले कि हमें, अगर हम तो अलग हो जाएंगे, अलग होने में हमारा ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि सभी प्रकार के जो विषय होंगे, सभी प्रकार के जो मुद्दे होंगे वो हमारे अपने अंडर में होंगे। तो उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये अपना एक बेहतर प्रदर्शन देते हुए अपना, ठीक है, तो उस टाइम सरदार पटेल ने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना इनको ऐसे मुद्दे दे दिए जाएं जो हमारे केंद्र को ना तोड़े, जो हमारी एकता अखंडता को ना तोड़े, लेकिन इनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो जरूरी हो, क्योंकि इतने बड़े देश के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती ना पूरे को अप्लाई। ओके, तो इसीलिए उनको अपने प्रांतों से रिलेटेड मुद्दे दे दिए गए कि चलो आप अपने प्रांत को संभालिए, अपने स्टेट को संभालिए सॉरी। तो इससे क्या होगा, शक्ति का संकेंद्रण नहीं होगा, इस प्रकार से राज्यों पर केंद्र हावी नहीं होगा अगर राज्यों के पास में कोई ना कोई शक्ति होगी तो यही पहला इसका उद्देश्य ये कंप्लीट होता है कि सरकार के एक स्तर पर शक्तियों के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकना। उसके अलावा संघ के माध्यम से राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना, है ना। संघ के माध्यम से अगर हमने कुछ ना कुछ उनको छूट दी है, किसी ना किसी मामले में अगर हमने प्रांतों को छूट दी है, तो दैट मीन्स वो हमारे साथ में कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे, हमारे साथ में समन्वय स्थापित करके चलेंगे। अगर जितना ज़्यादा समन्वय हमारे अंदर होगा, हम लोगों के बीच में होगा, उतना ज़्यादा हम लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही है कि एकता और राष्ट्रीयता को बनाया रखा जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास इसके दो उद्देश्य हैं, संघीय प्रणाली को द्विस्तर पर रखने के, सरकार के एक स्तर पर शक्ति के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकना, और दूसरा है संघ के माध्यम से राष्ट्र की शक्ति को मजबूत करना, ठीक है, राष्ट्र की शक्ति और एकता में वृद्धि करना। देखिए, आपने कहे पंचायत और नगर पालिका वो राज्य का विषय है, ठीक है, वो राज्य का विषय है, वो उनके अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर हम दो द्विस्तरीय सरकार की बात करें, केंद्र और राज्य, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें संघवाद की विशेषताएं होती क्या है, संघवाद की विशेषताएं होती क्या है, इसकी देखिए मोटे तौर पर अगर अपने कहें 4-5 विशेषताएं होती है। सबसे पहले तो संघ द्विस्तरीय सरकार होती है, 2 स्तर की सरकार होनी चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, इसे संघीय सरकार कहेंगे। ओके, ये हमारी जो संघीय सरकार है वो अमेरिका की जैसी नहीं है, हमारी परिस्थितियां अमेरिका की परिस्थितियों से बहुत अलग है, इसीलिए हम उनसे तुलना करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हम अमेरिका की तरह हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें पता है ये प्रत्येक स्तर पर सरकार की अपनी अपनी प्रशासनिक और विधायी क्षमता होती है, ये सरकारें अपनी अपनी शक्ति एक ही जगह से इनको मिलती है। द्विस्तरीय सरकार, देखिए मैं एक आपको बताती हूँ, एक पिताजी हैं, एक फैमिली है, ठीक है, उनका एक बेटा है, मान लीजिए 2 बेटे हैं, ठीक है। अब ये दोनों बेटों को अगर इन्होंने बड़े होकर स्वायत्ता, इनको शक्तियां प्रदान करनी है, तो यानी कि इनको शक्तियां प्रदान करनी है, या इनको जो घर की जो प्रॉपर्टी है वो बराबर भागों में विभाजित करनी है, तो उसके लिए इनको एक विल तैयार करनी पड़ेगी, वसीयत तैयार करनी पड़ेगी। इस वसीयत के अकॉर्डिंग ही इन दोनों को शक्तियां प्रदान होंगी, है ना। इसे हम मान लेते हैं सेंटर और इसे हम मान लेते हैं स्टेट। तो इन दोनों को कहाँ से पावर मिल रही है, इन दोनों को एक ही वसीयत से शक्ति मिल रही है, वो है संविधान, वो है भारत का संविधान। ना तो सेंटर को कोई और शक्ति दे रहा है और ना ही गवर्नमेंट को कोई और शक्ति दे रहा है। शक्ति का जो भी स्रोत है, वो शक्ति का स्रोत है संविधान। यानी कि जो द्विस्तरीय सरकार होती है वो अपने स्तर पर काम करती है, किसके अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, उसके अलावा स्टेट और
पहला हमने देख लिया द्विस्तरीय सरकार, ये अपने अपने स्तर पर काम करती हैं और दोनों को शक्ति किससे प्राप्त होती है, संविधान से। फिर हम बात करते हैं दूसरी इसकी विशेषता ये है कि दोनों को स्वतंत्र कर आधार होता है, दोनों का स्वतंत्र कर आधार होता है टैक्स, क्योंकि टैक्स के आधार पे के सेंटर चलेगा, है ना, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो उसी प्रकार से स्टेट को भी जरूरत होगी। तो यही बात है कि दोनों को टैक्स के मामले में एक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। प्रत्येक स्तर पर सरकार के पास एक स्वतंत्र कर आधार होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा अभी वसीयत, वो वसीयत क्या होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से अगर लिखित नहीं होगी तो दोनों में से कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। तो इसी फायदा उठाने से बचाव के लिए, कि कोई भी फायदा ना उठाए, इस बचाव को रखने के लिए इन्होंने लिखित संविधान दिया। बोले कि जो वसीयत में लिखा है आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप, ठीक है ना, किसी अदर वकील के पास जाइए, दैट मीन्स न्यायालय के पास में जाइए, वो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 131 के तहत। तो ये पॉइंट समझ आ गया, लिखित संविधान होगा। अब देखिए, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, सेंटर के अधीन होगी या स्टेट के अधीन होगी, तो इससे क्या हो सकता है, वो स्टेट या सेंटर न्यायपालिका पर क्या बनाएगा, दबाव बनाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग वसीयत को चेंज करवा लेंगे। तो इसलिए क्या जरूरत है, इसलिए जरूरत है स्वतंत्र न्यायपालिका की। अगर दोनों के बीच में वसीयत को लेकर यानी संविधान को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम सामने आती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किसे इन्होंने रखा, न्यायपालिका को। अब न्यायपालिका कैसे होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हेड कौन है, ना तो छोटा भाई ना बड़ा भाई, यहां पर हेड है संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। अगर वसीयत को ही फाड़ दिया जाएगा, वसीयत को ही खत्म कर दिया जाएगा, तो सब खत्म, बात खत्म। तो सर्वोच्च कौन है यहाँ पर, सर्वोच्च है संविधान, ना कोई स्टेट, ना कोई सेंटर और ना ही कोई न्यायपालिका। यहाँ पर सर्वोच्च है संविधान, संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। तो अब हमको, मुझे लगता है कि संघीय प्रणाली की विशेषताएं आपको समझ आ गई है। द्विस्तरीय सरकार, ठीक है, फर्स्ट हमारी थी द्विस्तरीय सरकार, आप समझ गए ना, दोनों भाई वाला। और उसके अलावा द्विस्तरीय सरकार है, अब पैसे की जरूरत पड़ेगी, स्वतंत्र कर आधार है। उसके अलावा न्यायपालिका, लिखित संविधान, लिखित संविधान, ठीक है। और संविधान की ही क्या है, सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता। और इस सर्वोच्चता को हमेशा बनाए रखने के लिए या आपसी विवादों को निपटाने के लिए क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये है संघीय शासन प्रणाली की विशेषता। तो भारत में भी इस प्रकार का संघवाद आप देख सकते हैं, है ना। भारत में संघवाद किस प्रकार का है, इस बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था है, हमें पता है, लेकिन इसका जो संघीय स्वरूप है हमेशा चर्चा में बना रहता है। जैसा कि अपने हमने देखा कि ये जो सीबीआई को लेकर जो सेंटर और स्टेट के अंदर ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो संघवाद है इस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो रहा है। कहीं स्टेट कह रही है कि आप पूरी तरीके से नहीं रोक सकते हैं, तो सेंटर कह रही है कि आप सीबीआई को पूरी तरीके से जांच करने से नहीं रोक सकते हैं, तो वहीं स्टेट कह रही है कि हमने जब अनुमति ले ली है, उसके अलावा जब पुलिस स्टेट का विषय है, तो आप यहाँ पर क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं संघवाद को क्या कर रहे हो, है ना, वहां पर आप हस्तक्षेप कर रहे हो, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हमेशा भारत में जो संघवाद है वो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। तो पॉइंट ये समझ आ गया होगा। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं संघवाद, संघीय व्यवस्था, एकात्मक और अधिसंघ। तो जो हमारे कुछ विद्वान हैं वो भारत को अर्ध संघीय व्यवस्था की संज्ञा देते हैं। वो कहते हैं कि भारत जो है वो अर्ध संघ है, जो भारत है वो अर्ध संघ है, इस प्रकार से कहते हैं। और कुछ इसको बोलते हैं कि एकाकी है, एकात्म है, क्योंकि जो ज़्यादा शक्तियां हैं वो सेंटर को मिली हुई है। इसके अलावा अगर भारत में एक संघीय स्वरूप वाली सरकार है, फिर भी हम कहते हैं कि भारत में संघीय स्वरूप वाली सरकार है। फिर भी भारत में अगर हम कह रहे हैं कि भारत में संघीय जो स्वरूप है उस प्रकार की सरकार है, लेकिन भारत के संविधान के अंदर को तो किसी प्रकार का संघवाद या परिसंघ ऐसे कोई शब्द की चर्चा ही नहीं मिलती है। भारत के संविधान में हम सब कह रहे हैं कि संघवाद है, एकात्म है। तो भारत के अंदर किसी भी प्रकार के, भारत के संविधान के अंदर किसी भी प्रकार के संघवाद
या फिर परिसंघ, इसकी चर्चा नहीं मिलती है, इसकी चर्चा नहीं मिलती है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि भारत के संविधान ने स्पष्ट रूप से भारत को फेडरल घोषित नहीं किया है, पूर्ण रूप से फेडरल घोषित नहीं किया है। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 1 है ना, भारत का अनुच्छेद जो है उसमें कहा है भारत अर्थात इंडिया वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन, नॉट फेडरल, यूनियन। भारत जो है या इंडिया है, अगर इंग्लिश में पढ़े तो पहले इंडिया आएगा, इंडिया दैट इज भारत, और अगर हिंदी में पढ़े भारत जो कि इंडिया है, भारत अर्थात इंडिया वो क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन है, ग्रुप बनाकर हम चल रहे हैं, हमारा किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है जिस प्रकार से अमेरिका का है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारा जो संघ है वो अमेरिका के संघ से अलग है, क्योंकि अमेरिका ने समझौता किया है सभी राज्यों के साथ में कि हम मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जब वहाँ पर उसके पीछे भी एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि अमेरिका पर जो अंग्रेजों ने शासन किया था, वहाँ के प्रांतों पर जब शासन किया था वो बिल्कुल अलग अलग किया था। हमारे यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर कौन बैठा था, वाइसराय बैठा था, है ना, आज़ादी से पहले की बात कर रही हूँ, गवर्नर, फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल, लास्ट में हमारे पास वाइसराय आए थे। तो जब वाइसराय आए हैं तो उन्होंने सेंटर बना के पूरे देश के लिए एक प्रकार की जैसे कानून लेके आया करते, एक प्रकार की जो न्याय प्रणाली है ना, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था, स्थापना की थी। तो उससे ये पता चल रहा था कहीं ना कहीं भारत सेंट्रलाइज हो रहा है ना, एक बन रहा है, राष्ट्र बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट हो रहा था। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या हुआ, उनको अलग अलग टाइप से, अगर प्रांत उसके अंदर 13 प्रांतों पर ब्रिटिश ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, 13 पर, और 13 के लिए उन्होंने अलग अलग सिस्टम अपनाया, 13 के लिए उन्होंने अपना अलग अलग सिस्टम अपनाया। अब जब अलग अलग सिस्टम अपना रहे हैं तो ये 13 जो है, ये फर्स्ट वाला बोलेगा मैं सेकंड से अलग हूँ, सेकंड वाला बोलेगा मैं थर्ड से अलग हूँ। हालांकि इन 13 ने मिलकर ब्रिटिश शासन को बाहर निकाल दिया था, लेकिन जब ब्रिटिश शासन बाहर निकल गया तो ये सब अलग अलग जाने लगे। तो यहाँ पर किसी एक ने आके कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, बोले कि आप अलग हो, हम अलग हैं, तो हम अलग अलग बनाएंगे। तो बोले नहीं, कि आप अपने सहमति करते हैं और समझौता करते हैं कि नहीं, हम मिलकर एक दूसरे के लिए कानून बनाएंगे और एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, नियंत्रण नहीं, संचालित करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर एक प्रकार का समझौता था। लेकिन हमारा तो स्टार्टिंग से ही एक है, स्टार्टिंग से ही जम्बूद्वीप की अवधारणा है। तो हमारे यहाँ पर जो संघवाद है वो अलग होगा, हम यहाँ पर यूनियन की बात करते हैं, ना कि फेडरल की। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, आई होप, अनुच्छेद 1 के तहत। फिर अगर बात करें जो हमारी संघ की जो स्थिति है वो अमेरिका से किस प्रकार अलग है, तो आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। और हमने ऐसा क्यों किया, हमने अमेरिका वाला सिस्टम क्यों नहीं अपनाया, अगर हम बात करें तो क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था, बांग्लादेश है ना अलग हो चुका था, मतलब बांग्लादेश का पार्ट था, पर आगे और हमें पता है कि पश्चिम और पूरब दोनों से दो तरफा, मतलब अगर मान लीजिए अगर बांग्लादेश आज पाकिस्तान का हिस्सा होता तो किस प्रकार की चुनौतियों का, वैसे भी हमें बांग्लादेश से काफ़ी इंटरनल सिक्योरिटी के काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं कई बार। लेकिन फिर भी अगर ये पाकिस्तान दो तरफ बैठा होता तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। उस टाइम भी पाकिस्तान दो तरफ था और बहुत सारे जो अंदर प्रांत बैठे थे वो भी अलग होने की बात कर रहे थे। उस टाइम हमारी संसद, हमारी जो संविधान सभा है उसके साथ में सामने ये मुद्दा बना हुआ था कि हमें इसको बनाए कैसे रखना है, एकता को बनाए कैसे रखना है। तो एकता को बनाए रखने के लिए हमने क्या चूज किया, यूनियन को हमने एक्सेप्ट किया, है ना, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। अगर हम उनको ज़्यादा शक्तियां दे देते अमेरिका की तरह तो वो कभी भी जा सकते हैं, उनका समझौता कभी भी टूट सकता है। तो इसीलिए अधिकतर प्रावधान जो है वो संघीय व्यवस्था के सूचक हैं, यानी यूनियन व्यवस्था के सूचक है। भारतीय संविधान में अगर अपने कहते हैं कि इसके एकात्म के भी काफ़ी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, भारतीय संविधान में एकात्म के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो हमारी जो विषय विभाजित किए हुए हैं वो हमारे देखिए किस प्रकार से, केंद्र सूची, ठीक है, राज्य सूची, केंद्र सूची पर केंद्र विषय बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य विषय बनाएंगे और समवर्ती सूची पर दोनों विषय बनाएंगे। अगर टकराव होता है तो केंद्र सरकार का ही क्या होगा, जो
कानून है वो लागू होगा। और आती है एक अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट मैं अलग लिख देती हूँ, अवशिष्ट, ठीक है। अवशिष्ट उस प्रकार की विषय होते हैं जो ना तो राज्य सूची के अंदर दिए हुए हैं और ना ही संवर्ती सूची के अंदर दिए हुए हैं। इस प्रकार के जो विषय हैं जो किसी भी प्रकार की सूची में नहीं दिए हुए हैं, उन पर कौन बनाएगा कानून? उन पर कानून बनाएगा सेंटर। तो यहाँ पर एक हमें पता चलता है कि एकात्म की तरफ ये झुक रही है। फिर बात करते हैं राज्यों का सृजन, राज्यों को बनाना, राज्यों की सीमा को कम करना, बढ़ाना, है ना। ये राज्यों की सहमति ना हो तो भी हो सकता है, राज्यों का नाम बदलना, ये सब राज्यों की अनुमति के बिना भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें पावर किसकी तरफ दिख रही है? सेंटर की तरफ दिख रही है, सेंटर की तरफ झुकाव दिख रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है। नागरिकता की कौन सी अवधारणा है? एकल नागरिकता की एकल अवधारणा है। यहाँ पर अलग अलग, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का जो है व्यक्ति वो महाराष्ट्र अलग से अपनी महाराष्ट्रियन की नागरिकता लेके चलेगा और भारत का है तो वो इंडियन की नागरिकता लेके चलेगा, ऐसे नहीं है। सबके लिए इंडियन है, हम सब भारतीय हैं। सो लव योर नेशन एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमने 3 पॉइंट देखे अभी। अवशिष्ट शक्तियां जो है उस पर कौन विषय बनाएगा? अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाएगा सेंटर। उसके अलावा हमारे पास में राज्यों के विघटन और उसके सृजन की शक्ति है सेंटर के पास में। उसके अलावा हमारी नागरिकता, एकल नागरिकता की अवधारणा है। फिर अखिल भारतीय के जो महत्वपूर्ण जो पद होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। जैसे आप यूपीएससी ले लीजिए, आईएएस और आईपीएस, ये अखिल भारतीय, और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनके जो ऑफिसर्स होते हैं ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर जाते हैं। तो यानी अखिल भारतीयों के अधिकारी राज्यों के जो महत्वपूर्ण पद है अखिल भारतीय, वहां पर स्थापित होते हैं, अखिल भारतीय, ठीक है, सेवाओं की। फिर उसके अलावा अगर हम स्टेट की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे राज्यपाल और देख लीजिए, राज्यपाल भी सेंटर का ही होता है ना। राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका स्टेट में होती है और इसकी नियुक्ति सेंटर द्वारा की जाती है, ये भी हमें पता है। फिर अगर हम बात करें उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश है उसकी जो नियुक्ति करता है, चाहे वो न्यायाधीश की अनुशंसा पर करता है, लेकिन करते तो वो राष्ट्रपति ही हैं। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? जो शक्तियां हैं उसका झुकाव केंद्र की तरफ दिखाया जा रहा है ना। ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमें पता चला है कि ये जो विवाद है, ये विवाद हमारे सहकारी संघवाद पर प्रश्न आरोपित करता है। तो संघवाद को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हालांकि ये काफी बड़ा टॉपिक है, हम इसे कम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जब SR बोमई, जो बोमई वर्सेस भारत का जो भारत संघ का जो मामला आया था, उसके अंदर SR बोमई भारत संघ का जब मामला आया था, उस वक्त उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जैसे पंथ निरपेक्षता और हमारे संविधान का मूल ढांचा है ना, आधारभूत ढांचा है, उस प्रकार से संघवाद जो है वो भी हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है। किसी भी संविधान संशोधन द्वारा हम संघवाद को समाप्त नहीं कर सकते, यानी इसका मूलभूत ढांचा है, जो इसकी मूल आत्मा है हमारे संविधान की, उसके अंदर ही क्या दिया हुआ है? संघवाद दिया हुआ है। तो संघवाद से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। तो संघवाद भी हमारा क्या है? चाहे एकात्म की तरफ हम झुकाव रखते हैं, कितना ही झुकाव रखते हैं, लेकिन संघवाद को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, ये कहने का तात्पर्य है। क्लियर है? अब ये जो सीबीआई वाला है ये हमारा आता है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को लेकर, है ना। संघीय प्रणाली, भारत में संघीय प्रणाली और केंद्र राज्य के बीच में किस प्रकार का जो विधायी संबंध है या प्रशासनिक संबंध है, उस प्रकार के पॉइंट में आता है। यहाँ पर आज हम अपने देख लेते हैं। हमने देख लिया कि ये संघवाद क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, भारत में क्या झुकाव है। तो ये किस प्रकार से संघवाद के कौन कौन से पहलू है जो सीबीआई राज्यों के मध्य, सीबीआई वर्सेस राज्यों के मध्य विवाद को प्रभावित कर रहे हैं, है ना। तो पुलिस, अभी जैसे मैंने बताया कि पुलिस हमारे राज्य का विषय है, तो पुलिस संविधान की 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची के भाग 2
अनुसूची के भाग 2, यानी कि जिसके अंदर 7वीं अनुसूची के सूची 2 में राज्यों से संबंधित विषय दिए हुए हैं। किससे संबंधित विषय दिए हुए हैं? राज्यों से संबंधित। अनुच्छेद 246, अनुच्छेद जो है 246 प्लस ये हमारा अनुसूची 2, ठीक है। 7वीं अनुसूची के भाग 2 में दिया गया है कि जो पुलिस है वो किसका विषय है? वो विषय है राज्य का। अतः राज्य को पुलिस के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि सीबीआई की स्थापना करने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत सीबीआई केंद्रीय एजेंसी के रूप में पुलिस की भांति अपना कार्य करती आ रही है। देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सीबीआई की स्थापना की थी, सीबीआई की स्थापना हुई है दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत, ठीक है। उसी के रूप में केंद्रीय एजेंसी के रूप में पुलिस की तरह ही काम करती आ रही है हमेशा की तरह, ठीक है। तो किसमें हमारे राज्य के विषय दिए हुए हैं? राज्य के विषय दिए हुए हैं अनुसूची 7 के सूची 2 में दिए हुए हैं। और अनुच्छेद 246 क्या कहता है? अनुच्छेद 246 कहता है संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 246 क्या कहता है? अनुच्छेद 246 कहता है संसद और राज्यों के द्वारा बनाई गई विधियों की, ठीक है, यानी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची, है ना, और ये केंद्र सूची। तो ये पॉइंट समझ आ गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ओके। डीपीएससी अधिनियम की धारा 5 और 6 क्रमशः अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट पुलिस स्थापना की शक्तियों, जो धारा 5 है वो तो शक्तियां देती है, और जो धारा 6 है वो अधिकार क्षेत्र के विस्तार को बताती है, ठीक है। और राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सीबीआई को क्या लेना पड़ेगा? सीबीआई को अनुमति लेनी पड़ेगी। डीपीएसपी की धारा 6 क्या कहती है कि जो भी शक्तियां आपको मिलेगी, जो भी आपको अधिकार मिलेंगे, अधिकार का जो विस्तार होगा और जो राज्यों की सहमति है उससे संबंधित है। डीपी यानी दिल्ली पुलिस, डीपी यानी दिल्ली, डी यानी दिल्ली, पी यानी पुलिस, एस फॉर स्पेशल, ई फॉर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। दिल्ली पुलिस, ठीक है, स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट यानी कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना 1946 की धारा 5-6 उसकी शक्तियों, सीबीआई की शक्तियों और सीबीआई के अधिकारों के विस्तार से संबंधित है, और यही राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता से संबंधित है, यानी इसी के तहत सीबीआई को राज्यों से अनुमति लेनी पड़ती है। अब ये सीबीआई की सामान्य सहमति होती क्या है? ये हमने देख लिया था कि डीपीएसपी के तहत, ये हमने देख लिया ना, धारा 5 और 6 के तहत सीबीआई को किसी भी राज्य में किसी भी अपराध की अगर जांच शुरू करनी है तो उससे पहले अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, सहमति लेनी पड़ेगी। देखो, राज्य सरकार की सहमति या तो मामला विशिष्ट हो सकती है या सामान्य हो सकती है। अगर आपने सहमति दे दी तो सामान्य है। अगर कोई ना कोई ऐसा मामला राज्य के अंदर होता है, कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसपे जो राज्य की पुलिस है वो राज्य की पुलिस जो है वो उसे सुलझाने में सक्षम नहीं होती है, तो वहां पर सीबीआई की हेल्प ली जाती है। तो ये मामला विशिष्ट भी हो सकता है। यहाँ पर तो राज्यों की अनुमति जरूरी है, लेकिन जहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर किसी मामले में सीबीआई को निर्देशित करते हैं, आदेशित करते हैं, तो दैट टाइम हमें यानी सीबीआई को स्टेट से अनुमति लेनी जरूरी नहीं होती है। आमतौर पर क्या होता है कि आमतौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच के लिए सीबीआई की मदद के लिए सहमति दी जाती है, सामान्य सहमति दी जाती है। देखिए क्या होता है कि सामान्य सहमति कब दी जाती है? जब सेंटर के अधिकारी स्टेट के अंदर काम करने आते हैं और वो अधिकारी यहाँ पर आके स्टेट के अंदर आके उधम मचाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, तो उस भ्रष्टाचार से संबंधित जब कोई मामला आता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का बाधा ना आए निर्बाध जांच में, है ना, सीबीआई की मदद मांगती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। पॉइंट समझ आ गया? आमतौर पर जब सामान्य सहमति होती है
सामान्य अभी हमने देखा ना कि कोई भी मामला किस प्रकार का हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है और विशिष्ट भी हो सकता है। सामान्य के अंदर क्या होता है, सामान्य के अंदर जब सेंटर का कोई अधिकारी स्टेट के अंदर काम कर रहा होता है और वो वहाँ पर भ्रष्टाचार से संबंधित कार्यों में संलग्न हो जाता है, तो दैट टाइम क्या करती है सरकार, सेंटर सरकार जो है वो उसे सामान्य सहमति दे देती है सीबीआई को। क्लियर है। इस सहमति के अभाव में अगर आपको सामान्य सहमति नहीं मिलती है, सीबीआई को अगर सामान्य सहमति नहीं मिलती है प्रत्येक मामले में, तो क्या हो जाएगा, उसको कोई भी काम करने के लिए सरकार, छोटे मोटे काम करने के लिए भी सरकार से क्या करने पड़ेगा, आवेदन लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, साइन करवाने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, दिक्कत पड़ जाएगी ना, यहाँ पर दिक्कत पड़ जाएगी। छोटे छोटे काम के लिए आपको बार बार में साइन करवाने पड़ रहे हैं, बार बार में अनुमति लेनी पड़ रही है। अगर सामान्य अनुमति अगर आपको मिल जाती है तो किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। फिर बात करते हैं राज्य क्षेत्रातीत परिचालन, है ना। सीबीआई की अवधारणा अधिक उन्नत है, काफी ज्यादा बड़ी है। ये राज्य क्षेत्रातीत परिचालन को शामिल करते हुए विशेष जानकारी, तकनीकी ज्ञान आदि शामिल है। अब देखो, इनको राज्य क्षेत्रातीत कहने का मतलब ये है कि जो सीबीआई है ये काफ़ी बड़ी अवधारणा है, इनको विशेष प्रकार की टेक्निक होती है इनके पास में, है ना, और किसी विशेष प्रकार की जानकारी और इनके पास में ज्ञान होता है। तो इस मामले में सीबीआई काफ़ी आगे होती है। अब बात करते हैं भारत में सहकारी संघवाद के मामले में ऐसे मुद्दे सामने आते क्यों हैं। देखिए दिक्कत क्यों आ रही है, अभी हमने देखा कि केंद्र की तरफ झुकाव है शक्तियों का। सहकारी संघवाद और राज्यों के बीच में क्षैतिज संबंध है। कैसे है, ऐसे है, क्षैतिज संबंध है। यहाँ पर केंद्र है अगर और यहाँ पर राज्य है, ठीक है, क्षैतिज संबंध है, इस प्रकार से संबंध है, ना कि इस प्रकार से, यूं नहीं है, ऐसे है बराबर, है ना। जहां पर लोकसभा है वहां पर राज्यसभा भी है। यह दर्शाता है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं है। हालांकि निम्नलिखित कारणों से सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने में काफी मुद्दे उभर कर आते हैं, क्योंकि हमें अभी जस्ट देखे कि वो एकात्म की तरफ झुकाव है। समवर्ती क्षेत्राधिकार, अब देखिए जिस पर दोनों विषय शामिल हैं, जिसके अंदर दोनों प्रकार के विषय यानी राज्य और केंद्र दोनों ही इन विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। अगर दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न होता है तो वहां पर केंद्र सरकार का जो कानून है वो लागू हो जाता है। तो यहाँ पे समवर्ती क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रॉब्लम आती है, जैसे सीबीआई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जैसे जो निकाय हैं उनकी बहु क्षेत्राधिकार में घटित अपराधों में आवश्यकता होती है। यानी कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है, सीबीआई की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उनकी बहुत सारे क्षेत्रों में जरूरत होती है। फिर भी जो स्थानीय पुलिस बल के साथ में इनकी संवर्तिता और इनसे पूर्व अधिकार बार बार संघीय मुद्दों का कारण बनते हैं। देखिए अब देखिए वहाँ पर क्षेत्रीय सरकार पुलिस तो पहले ही अवेलेबल होती है राज्यों के अंदर, लेकिन जब सीबीआई जाती है तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, आपसी तनाव के कारण, है ना, कई मुद्दों को लेकर आपसी जब तनाव उत्पन्न हो जाता है तब यहाँ पर संघवाद की बात उत्पन्न हो जाती है समवर्ती क्षेत्राधिकार को लेकर। क्योंकि राज्य क्या है, राज्य का विषय क्या है, पुलिस, और सीबीआई भी क्या है, एक प्रकार की पुलिस है। फिर शक्ति का केंद्र की ओर झुकाव होना, साथ ही कमजोर केंद्रीय प्राधिकरण की व्यवस्था करना। अब देखो किसी भी प्रकार का सेंटर अगर किसी न किसी प्रकार के प्राधिकरण की व्यवस्था करती है, सरकार स्थापना करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो कमजोर होता है, अपने स्वरूप में कमजोर होता है, तो ये राष्ट्र के हितों के लिए क्या होगा, देश के हितों के लिए हानिकारक होगा, है ना। तो अब गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी ना किसी कमजोर प्राधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकती, उसका स्थापना नहीं कर सकती, तो वो स्ट्रॉन्ग की ही करेंगे। तो इसीलिए शांति को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों में समन्वय स्थापित करने में क्या हो जाएगा, ये असमर्थ हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा शक्ति किसको दी है, केंद्र को दी है। केंद्र को ज्यादा शक्ति क्यों दी है, किस लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो ज्यादातर शक्तियां जो है वो केंद्र की ओर झुकी हुई है। पॉइंट समझ आया। फिर अनुच्छेद 131 की जटिलता। अब देखिए पिछले कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विषमांगी निर्णय दिए अलग अलग। राज्य अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र को चुनौती दे सकता है या नहीं। अभी हमने देखा कि जो अनुच्छेद 131 है वो कहता है कि राज्यों और केंद्र के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे न्यायालय सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन न्यायालय के अंदर मामला लेके कौन जाएगा, क्या केंद्र सरकार राज्य के खिलाफ मामला दायर करेगी या फिर राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ मामला दायर करेगी, है ना। यानी चुनौती दे सकता है, कौन दे सकता है, यानी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद
131 के तहत केंद्र द्वारा पारित राष्ट्रीय जांच अधिनियम 2008 को चुनौती देते हुए केंद्र के विरुद्ध मामला दायर कर दिया था। यानी केंद्र सरकार ने एक जांच अधिनियम बनाया था, केंद्रीय राष्ट्रीय जांच अधिनियम 2008, तो उसको लेकर छत्तीस जो गढ़ सरकार है उन्होंने अनुच्छेद 131 का सहारा लिया और चुनौती दे दी केंद्र सरकार के इस अधिनियम को। तो फिर छत्तीसगढ़ के अनुसार पुलिस राज्य का विषय है तथा ये संविधान के प्रावधान के खिलाफ जाता है। तो ये इसका जो है स्पष्टीकरण नहीं है, बस इन्होंने कहा हुआ है कि राज्य और केंद्र के बीच में या राज्य और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद आता है तो उसे निपटाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसे नहीं कहा कि कौन किस पे मामला दायर कर सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 131 की जो जटिलता है वो बनी हुई है। फिर बात करते हैं समन्वय को बढ़ावा देना, वाद विवाद का प्रबंधन करने और संघर्ष समाधान के लिए कोई निकाय नहीं है। हम बात करें निपटाने के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट टू स्टेट, सरकारी आयोग जो है वो केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है, ठीक है, उनके संबंधों से संबंधित है केंद्र और राज्यों के। अब सरकारी आयोग ने अंतरराज्य परिषद सचिवालय की स्थापना का सुझाव दिया था। क्या? अंतरराज्य, यानी जब स्टेट टू स्टेट कोई ना कोई विवाद उत्पन्न हो तो उनको सुलझाए कौन? एक प्रकार का सचिवालय, राज्य परिषद सचिवालय वो सुलझाए। अब ज़्यादा अगर राज्यों के बीच में अगर रोज़ डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट या तो स्टेट को सुलझाए या स्टेट सेंटर को सुलझाए, और तो फिर कोई काम ही नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के भार को कम करने के लिए इन्होंने कहा कि जब स्टेट का जब कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सचिवालय की स्थापना की जाए। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के भीतर स्थापित किया गया था। अब इसकी स्थापना तो कर दी इन्होंने, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर कर दी, तो इसीलिए क्या हो गया? समन्वय को बढ़ावा देना यानी सहयोग करना, अंतर सरकारी वाद विवाद का प्रबंधन करना, संघर्ष करना, ये स्वतंत्र नहीं रह गया क्योंकि अब ये सेंटर के अंडर में आ गया था। अब सेंटर जिसके पक्ष में होगी, अब हो सकता है कि मान लीजिए सेंटर में ए गवर्नमेंट है और ए और बी स्टेट के अंदर क्या हो गया, मतलब 1 और 2 स्टेट के अंदर क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया। अब 1 वाले में ए सरकार है और 2 वाले में बी सरकार है। अब अगर इन दोनों के बीच में किसी न प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, अब ये जो सचिवालय था वो सेंटर के अधीन में है, तो ये सेंटर तो इसके पक्ष में होगी ना, तो इसीलिए ये स्वतंत्र निकाय के रूप में काम नहीं कर पा रहा है। फिर उसके अलावा शक्ति का केंद्रीकरण टकराव उत्पन्न कर रहा है। अब जो केंद्रीकरण अभी हमने देखा, विश्वास की कमी हो गई है, अधिभार और उपकार की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण केंद्र के करों का विभाज्य पूल संकुचित हो गया है। इसका उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाया जा सकता है और ये राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाता। अब देखो किसी न किसी बात कर रहे हैं कि अब जो जैसे जीएसटी जैसे जो टैक्स है उसको लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो करों का जो विभाज्य किया गया है, जो टैक्स से रिलेटेड जो विभाजन किया गया है, उसके अंदर भी स्टेट को काफ़ी कम रियायत दी गई है, जिसकी वजह से स्टेट है वो सेंटर पर विश्वास कम कर रही है। दोनों के बीच में विश्वास की कमी आ गई है। हालांकि सेंटर भी स्टेट को कर के मामले में इतनी स्वतंत्रता नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सेंटर का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो स्टेट के प्रति टूट गया है, यानी कम हो गया है। तो ये क्या है? शक्ति के केंद्रीकरण का टकराव होने की वजह से भी केंद्रीकरण के टकराव से उत्पन्न हो रहे हैं काफ़ी विषय। फिर भिन्न राजनीतिक दल, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भिन्न राजनीतिक दल केंद्र और राज्य सरकार में बनते हैं, अब जैसे मैंने ए और बी का एग्जांपल दिया, वैसे जब अलग अलग दल सेंटर में या स्टेट में बनते हैं तो क्या होता है? उनके हित नहीं मिलते, आपसी हित। बी सरकार कुछ और कह रही होती है और सेंटर में जो सरकार है वो कुछ और कह रही होती है। इसलिए इस तरह के संघर्षों का समाधान करने, शासन के अंतिम लक्ष्य के रूप में लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए स्थापित संवैधानिक और सांविधानिक संस्थानों को पर्याप्त रूप से उपयोग करना जरूरी हो जाता है। अब देखिए किसी ना किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ भी गया है तो जो शासन का अंतिम लक्ष्य है वो होना चाहिए लोगों का कल्याण करना। उसे आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए जो इस प्रकार की संवैधानिक या संवैधानिक जो संविधान द्वारा बनाई हुई है या जो सांविधिक संस्था होती है, जो संसद द्वारा बनाई जाती है संस्था, उसे सांविधिक संस्था बोलते हैं। ठीक है, उन संस्थाओं का पर्याप्त रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए वैसे संस्थाओं को।
अब आगे की क्या राह हो सकती है, आगे के लिए क्या अगर हम कहें कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर विश्वास कम है, पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर सेंटर कोई काम कर रही है तो वो राज्य को बताए कि ये काम ऐसे हुआ है, इसके अंदर ये सिस्टम चला है, इस प्रकार से हमने किया है, और राज्य जो काम करे वो सेंटर को बताए। दोनों के बीच में पारदर्शिता और सहयोग होना चाहिए। अगर किसी भी विषयों को लेकर मूल्यांकन करना है, उसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से वर्तमान के अंदर जिस प्रकार की आर्थिक परिदृश्य है उसको लेकर पारदर्शी होने की जरूरत है, उसको पारदर्शी होने की जरूरत है। निष्पक्ष जो मूल्यांकन है वो राजस्व अनुमानों की समीक्षा करेगा। अगर हम मूल्यांकन करें तो जो राजस्व अनुमान है उनकी समीक्षा करेगा। केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच में विशेष प्रकार के सत्र बुलाएगा और उस सत्र के माध्यम से राज्यों के साथ परामर्श करेगा और आगे की रणनीति के, ठीक है, उस मार्ग को क्या करेगा, समुच्चय प्रदान करेगा जब इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आ गया। केंद्र मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच में विशेष प्रकार के सत्र के माध्यम से राज्यों के साथ परामर्श करेगा और रणनीतिक मार्ग को, ठीक है, समुच्चय प्रदान करेगा। फिर बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध समिति के सुझाव की। केंद्र राज्य संबंध समिति के सुझाव मानने चाहिए। सरकारी आयोग और जो पूंजी आयोग ने सहकारी संघवाद को बेहतर बनाने के लिए जो जो सिफारिशें की थी, जो कार्रवाई दी थी, की गई थी और कार्रवाई योग्य कदमों का सुझाव दिया गया था, उनके सुझाव को मानना चाहिए। कुछ संवैधानिक संशोधन संघवाद और इसके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए किए जा सकते हैं। अगर कुछ संशोधन करने पड़े तो संघवाद के बेहतर किस लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आ गया कि कुछ संवैधानिक संशोधन किस लिए किए जाने चाहिए, संघवाद और इसका जो काम है उसको बेहतर तरीके से ये सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। उसके अलावा राज्यपाल का जो पद होता है, अभी हमने कहा कि राज्यपाल सेंटर के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल का जो पद होना चाहिए वो अराजनीतिक होना चाहिए, ठीक है। इसकी पद से रिलेटेड जो शर्तें हैं उनमें चेंजेस होने चाहिए, यानी पद से हटाने की या पद को राज्यपाल के पद पर किसे चुना जाए उस प्रकार की शर्तों में चेंजेस होने चाहिए। अंतरराज्य परिषद के अधिदेश का सलाह और सिफारिशों से परे विस्तार करना चाहिए, ठीक है। जो भी अंतर राज्य परिषद ने जो अधिदेश दिए हैं या कोई किसी प्रकार की सलाह दी है उसे थोड़ा विस्तारित करके हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो अंतरराज्य परिषद है वो सेंटर के अधीन में है, गृह मंत्री के अधीन में है ना। तो वहाँ पर जो वो सलाह देते हैं उसे विस्तारित रूप में देखना चाहिए ताकि वो राजनीतिक हो सके। कानून निर्माण पर राष्ट्रपति के वीटो का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित होने चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति की जो वीटो है उसे हम अलग से पढ़ेंगे, संसद की जब हम कोई कार्रवाई कवर करेंगे तब हम इसे कवर करेंगे। अगर राष्ट्रपति की वीटो का दुरुपयोग होता है तो उसे रोकने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब सेंटर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करती है और उस समझौते के तहत जब कोई योजनाएं लागू करनी होती है स्टेट के अंदर, तब वो बिना स्टेट से पूछे भी वो कर सकती है। सेंटर बिना स्टेट की अनुमति के उन अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए स्टेट की अनुमति लेने उसको ज़रूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपको संघवाद को बेहतर बनाना है तो जो भी आप अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते हैं उनमें राज्यों को शामिल करेंगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि राज्य भी तो अपने देश के ही हैं, है ना। वो क्यों चाहेंगे कि आप ऐसा नहीं करें, अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं को लागू नहीं करें। तो अगर होता भी ऐसा तो बातचीत करनी ज़रूरी है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब गुस्सा कब आता है, लड़ाई कब होती है, जब पैसे की कमी पड़ती है, तो कह रहे हैं कि राजकोषीय क्षमता को बढ़ाना। अब केंद्र सरकार का हिस्सा तो कम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय महत्व के जो विषय है उन्हें देखना पड़ता है। तो केंद्र का हिस्सा कम किए बिना राज्यों की राजकोषीय क्षमता के क्रमिक विस्तार की कानूनी रूप से गारंटी दी जानी चाहिए, है ना। क्या कह रहे हैं कि केंद्र का हिस्सा कम नहीं होना चाहिए राजकोषीय क्षमता में, ठीक है, उसका विस्तार कर दिया जाए किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है। राज्यों की राजकोषीय क्षमता के क्रमिक विस्तार कर देना चाहिए और उसे कानूनी रूप से गारंटी दी जानी चाहिए कि आपकी क्षमता इतनी बनी रहेगी। फिर बात करते हैं चुनावी सुधार की। चुनावी सुधार होने भी जरूरी है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय नेताओं के लिए समान अवसर का निर्माण करने हेतु पर्याप्त चुनावी सुधार किए जाने चाहिए। यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच में अधिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतियोगिता की सुविधा प्रदान करते हैं। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अगर आपको क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को और क्षेत्रीय नेताओं के
समान अवसर, उनको समान अवसर का मौका मिलना चाहिए सभी को, है ना, ये तो हमारा संविधान भी कहता है। तो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय नेताओं के लिए समान अवसर का निर्माण करने के लिए चुनावी सुधार किए जाने चाहिए। ठीक है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके लिए वहां पर, ताकि क्या हो, प्रतिस्पर्धा जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो कैसी हो, वो बेहतर हो सके और पारदर्शी रूप से हो सके। ठीक है, जिससे क्या होगा, राजनीतिक प्रतियोगिता को सुविधा मिलेगी, राजनीतिक प्रतियोगिता को सुविधा मिलेगी, जो बेस्ट होगा वो अपना, ठीक है, योगदान देने के लिए विभिन्न निकायों के अंदर नियुक्त हो सकेगा। फिर बात करते हैं सीबीआई के लिए कुछ सिफारिशें भी होनी चाहिए। अब देखिए, कहने की बात ये है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सॉरी ये कह रहे हैं कि सहायकता के यूरोपीय सिद्धांत का पालन करें, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक निश्चित प्रकार का आधार तैयार करना चाहिए, उस आधार के अंदर ये बता दिया जाए, उस ढांचे के अंदर ये बता दिया जाए कि किस आधार पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सीबीआई को रोक सकती है। ठीक है, सरकारी सामान्य सहमति को रोक सकती है। ठीक है, किस आधार पर, और या फिर उच्च स्तरीय जांच के लिए मामलों के लिए सीबीआई को भेज सकती है। किन मामलों को, यानी ये कह रहे हैं कि आप कोई सभी मामले उठा के सीबीआई को मत दीजिए, या फिर सेंटर को ये मत कीजिए कि आप ये छोटे छोटे मामलों के लिए सीबीआई को राज्यों के अंदर नियुक्त कर दिया। एक प्रकार का आप निर्देशन जारी कीजिए, एक प्रकार का आप आधार तैयार कीजिए, उस आधार के अंदर ये बताइए कि राज्य, ठीक है, किन बातों पर सामान्य सहमति प्राप्त कर सकती है या सामान्य सहमति को रोक सकती है, और किन मुद्दों पर केंद्र सरकार राज्य सरकार की पुलिस जो व्यवस्था है उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये जो सिस्टम है ये होना चाहिए सीबीआई जैसे निकायों के लिए। फिर सीबीआई को सांविधिक मान्यता तो मिलनी चाहिए। ठीक है, सीबीआई को सांविधिक मान्यता, इसको डीपीएससी अधिनियम से स्वतंत्र रूप से मान्यता प्रदान करेगी। अगर सीबीआई को सांविधिक मान्यता दे दी जाती है तो ये जो सीबीआई है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम से अलग होकर काम कर सकती है, स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो ये और बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। एक व्यापक प्रणाली की आवश्यकता है जिसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सहयोग शामिल हो। अब सीबीआई का जो गौरव है ना, वो खत्म हो चुका है, उसे दोबारा से बनाने की जरूरत है एक व्यापक प्रणाली के माध्यम से, जिसके अंदर आपसी सहयोग, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्योंकि इसके अंदर तीनों की ही तो भूमिका होती है ना, तो इनका सहयोग शामिल होना जरूरी है, जिससे क्या है, सीबीआई अपना निष्पक्ष रूप से और बेहतर तरीके से काम कर सके और देश की सुरक्षा को बनाए रखने में और देश के संविधान और कानून को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाए। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा आपको, है ना। तो कोई अगर दिक्कत है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।